उत्तर मध्य मुंबई की लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें गड़ी हुई है। इस सीट पर एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम महाजन एक बार फिर से यहां पर चुनाव लड़ रही है और उनके सामने होगी कांग्रेस की प्रियादत पूनम महाजन हमारे साथ इस वक्त। पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल, 2014 में जब चुनाव हुए तो स्थिति काफ़ी अलग थी। मोदी वेव था, एक लहर थी मोदी जी की, और आप ऐसे सीट पर चुनाव लड़ रही थी जहां पर शायद ही कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता चुनाव लड़ने को तैयार था, क्योंकि वो एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। सुनील दत्त वहां से सांसद रह चुके, प्रिया दत्त वहां से सांसद थी। ऐसे वक्त पर आपने चुनाव लड़ा और जीता। 2014 की बात तो ठीक है, 2019 का चुनाव कितना उससे अलग लगता है आपको? देखिए, 2014 का चुनाव एक प्रकार की हमने नींव रखी थी। नींव इसलिए रखी थी कि कोई किसी का गढ़ नहीं होता। जो काम करेगा, जो हर वक्त लोगों के लिए तैयार रहेगा, उसको लोग चुन के देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। 2019 का चुनाव बीजेपी में मोदी लहर से सबसे बड़ा चुनाव है। मैं इसको मोदी लहर से ज़्यादा मोदी सुनामी पकड़ती हूँ। ये सुनामी उसके लिए तैयार हो रही है 2019 के चुनाव के लिए कि जो आज एक दूसरे के साथ अपने शहरों में, अपने गांव में और अपने ज़िलों में और अपने अपने राज्यों में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे, आज साथ में मिलके मोदी रुकाओ ऐसे विचारधारा लेके अपने लाभ के लिए, अपने लिए आज सारे महागठबंधन उनको कहते हैं, लेकिन हम महागठबंधन कहते हैं, ये महागठबंधन एक साथ आया है। इनको मोदी सुनामी से ख़त्म करने की बहुत ज़रूरी है। 2019 का चुनाव 2014 से भी उम्दा होगा, ये मैं आपको पक्का बता सकती हूँ। क्या मुद्दे होंगे? लेकिन देखिए, मुंबई जैसे शहर में लोगों को बाजू में कौन रहता है ये देखने तक का वक्त नहीं होता। उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो समस्या है वहाँ से मुंबई कर आमतौर पर रोज़ जूझता है। ऐसी समस्याओं के बारे में हम देख रहे हैं कि बातें बहुत कम होती है। बातें हो रही है राष्ट्रवाद की, बातें हो रही है हिंदुत्ववाद की। क्या मुंबई के युवाओं के लिए ये मुद्दे कुछ मायने रखते हैं? देखिए, मुझे लगता है आप सवाल ही दो पूछ रहे हैं, इसलिए राष्ट्रवाद ये कोई गलत बात नहीं है। आप भारतीय हो, मैं भारतीय हूँ, तो इस पर गर्व करना चाहिए या इस पर लड़ाई करनी चाहिए? मुद्दा हो सकता है। लेकिन भारत के टुकड़े होंगे हजार बोलने वालों पे। जब कांग्रेस मैनिफेस्टो कहती है कि उन पे हम सेडेशन का मामला नहीं लगाएंगे, उन पे देशद्रोह का मामला नहीं लगाएंगे, कश्मीर तोड़ दो, भारत तोड़ दो, जो कुछ बोलेगा उसको हम माफ़ कर देंगे, ये तो मुद्दा ज़रूरी है। आज आप देश को देख रहे हैं, देश की सार्वभौमता, एकता बहुत ज़रूरी है। हर युवाओं के साथ देश के विचारधाराओं को जोड़ के देश आगे कैसे बढ़ेगा? बीइंग अ पेट्रियट इज़ नॉट रॉन्ग। एंटी नेशनलिज्म, हाइपर एंटी नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म इज़ रॉन्ग, क्योंकि देश को प्यार करना गलत नहीं। और युवाओं की अपेक्षा के लिए तो ये सरकार सबसे ज़्यादा काम कर रही है मुंबई में रहने के लिए। नहीं, मैं बात इतना कहना चाहती हूँ, मुंबई का युवा हो या पूरे देश भर का युवा हो, आज हमारा सौभाग्य है कि भारत सबसे युवा देश है। 2020 तक भारत में 50% ऐसी जनता होगी जो 25 साल की कम उम्र की होगी। उनके सपने, उनकी जो सपने देश के सपनों के साथ जोड़ने के लिए सरकार बनी हुई है एनडी की, और उनके विचारों को आगे ले जाना है। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे युवा जुड़े हुए हैं और युवा चाहते हैं कि फिर से एक बार ऐसे प्रखर नेतृत्व मोदी जी जैसे आए कि हम अपने सपनों को उनके साथ जोड़ के भारत को आगे बढ़ाएं। युवाओं की बात होती है जब सबसे पहला मुद्दा निकलता है बेरोजगारी का, रोजगार का मुद्दा निकलता है। एक हमेशा बात कही जाती है, विशेषकर विपक्ष की तरफ से, जब युवा रोजगार की बात करते हैं तो सलाह दी जाती है आप पकौड़े तलिए। तो ये कितना सही मानते हैं इसको आप? दुख की बात यह है, विपक्ष बेरोजगारी के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि 23 मई 2019 के बाद सारा विपक्ष बेरोजगार होने वाला है। बेरोजगारी कहाँ दिखनी चाहिए? बेरोजगारी भाषणों के पटलों पे दिखनी नहीं चाहिए, किसी कांग्रेस के कार्यक्रमों में यहाँ वहाँ। बेरोजगारी दिखनी चाहिए रास्ते पे। आज युवाओं में अनरेस्ट नहीं है, गुस्सा नहीं है। आज किसी के हाथ में हुनर हो तो उसको स्किल के रूप से काम मिल सकता है। वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, मुद्रा हो, स्टार्टअप हो, ये सारी चीज़ें हम अपने युवाओं के लिए कर रहे हैं। कि सिर्फ एक चौखट में बना हुआ एक व्याख्या थी कि नौकरी 9 से 5 या ऐसी ही हो सकती है, उसको हमने तोड़ दिया है। उसको बहुत बड़े पटल में युवाओं के सामने रखा है। इसलिए युवाओं में गुस्सा नहीं है, गुस्सा विरोधी पक्षों में। ये दुख की बात है क्योंकि उनकी नौकरी जारी है 23 मई के बाद, इसलिए ये गुस्सा है। नहीं, विपक्ष की बारे में तो ठीक है बात करना, आपका ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है पूनम जी, लेकिन नहीं, ये बहुत सीरियस स्टेटमेंट है। नहीं, बेरोजगारी के बारे में क्या? आंकड़े तो बता रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है देश में। नहीं, आंकड़े मतलब आप कौन से आंकड़े देख रहे हैं? इसके अभ्यास के रूप से मैं अभ्यासु आंकड़े आपके सामने भेजती हूँ। EPFO जो कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड करता है, गत 1.5 साल में 1.8 करोड़ इतने लोग EPFO में अपने आप को जोड़ चुके हैं। प्रोविडेंट फंड कौन लेता है? जो एम्प्लॉय होता है। आज आप जानते हैं कि 20,000 करोड़ की सीड मनी स्पेशली स्टार्टअप के लिए बनी हुई है और 3 साल उनको टैक्स नहीं लगता।
मुद्रा योजना में 9 करोड़ महिलाओं को मुद्रा योजना मिली हुई है। उसका फ़ायदा लाभार्थी कौन है? पहले यही जो नेता है ऑपोजिशन के, जो वोट मांग के अपने लिए लाभ लेते, आज पहली बार ऐसी एनडीए की सरकार है जो वोट ले रही है और जनता को लाभार्थी बना रही है। ठीक है, अग्रीड। बट फिर ये मुद्दों के बारे में प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, आपके नेता हो पार्टी के, आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक विंग की, इन सब मुद्दे भाषणों में क्यों नहीं आ रहे? भाषणों में तो हम अलग मुद्दे देख रहे हैं। मुझे लगता है 45 मिनट के भाषण में 2 मिनट का टीआरपी आप दिखाने की जगह पूरा 45 मिनट का भाषण दिखाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उज्ज्वला योजना से किस महिला को ताकत मिली है, या ऐसी सारी योजना है। आज पूरे देश भर में बिजली मिली है। मैं यहाँ से मुंबई से 50 किलोमीटर दूर मैंने 2 गांव अडॉप्ट किए हैं संसद आदर्श ग्राम योजना से, एक चारोटी है और एक वाघाड़ी है। 60 साल बिजली नहीं थी वहाँ पे, पहली बार बिजली आई है। तो ये जब ऐसे आप मौके देखते हो कि जनता खुश है, जनता कहती है कि हम खुश हैं, जहाँ जहाँ तक लोगों तक हम पहुँचते हैं जनता आशीर्वाद देती है, तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक तो काम चल रहा है। चलिए बात करते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। आपके लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कई सारी समस्या है। मुंबई की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक मुद्दा रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कहीं भी मुंबई का होटल में खाना खाने जाता है, आग लग जाती है। उसके बारे में सवाल उठते हैं कि क्लियरेंसेस कैसे होते हैं। एक दिन अचानक पुल गिर जाता है, उसमें कई लोग जान गंवा देते हैं। कभी स्टैम्पीड हो जाता है, लोग जान गंवा देते हैं। तो ये मुंबई वासियों के लिए अहम मुद्दे हैं। इनके बारे में मुंबई में चर्चा होती हुई कम दिखाई देती है। देखिए, आप और मैं, हम सब मुंबई कर हैं, आपके कैमरामैन मुंबई कर हैं, सब यहीं रहते हैं, हम सब यहीं पले बड़े हैं और हम जानते हैं कोई ट्रैफिक में आप फंसे रहते और मैं नहीं रहती ऐसे कुछ होता नहीं है। वी ऑल नो व्हाट आर द इश्यूज। लेकिन मैं इसके लिए कहना चाहती हूँ और मैं हर वक्त हर भाषणों में कहती हूँ, ऐसा मुख्यमंत्री मुंबई को पहली बार मिला है जो महाराष्ट्र के साथ मुंबई की बहुत बड़ी चिंता करता है। मुंबई की जनता 25% इस देश की जीडीपी में सालों साल अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, अपना हाथ बटा रही है। और उस मुंबई की जनता के लिए हम क्या दे सकते हैं? सबसे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोगों के यातायात के लिए। तो पहली बार 2021 तक मेट्रो के इतने बड़े रूट बनने वाले हैं जिससे 70 लाख मुंबईकर, मैं आपको सिर्फ एक आंकड़ा देना चाहती हूँ, 2014 से पहले सिर्फ 4 लाख मुंबईकर जा पाए। 10 साल से मेट्रो 5 किलोमीटर बनी है, आधी मेरी चुनाव क्षेत्र में, आधी दूसरे चुनाव क्षेत्र में। और आज 2021 तक हम 70 लाख लोगों को मेट्रो में ले जाना चाहते हैं। तो जो लोकल सर्विसेज है उसका भी बर्डन कम होता है, उसमें जो भार पड़ा हुआ है वह कम होता है। रहा सवाल मेरे चुनाव क्षेत्र से आगे, अपग्रेडेशन, मुंबई इज़ अपग्रेडी हम कहते हैं। अपग्रेडेशन में जब फुटओवर ब्रिजेस हो, क्लियरेंसेस अराउंड दी स्टेशन हो, जहाँ पे बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ भी होती है, बहुत एनक्रोचमेंट कब्जाऊ जगहें होती है, वो सारा आप मेरे चुनाव क्षेत्र में स्टेशन में जाइए, जिस प्रकार से रेलवे मंत्रालय भी रेल मंत्रालय काम कर रहा है, एफओबीज नए बन रहे हैं, रास्ते नए बन रहे हैं। हाँ, वी आर अपग्रेडिंग। कहीं गलतियाँ हुई है, उस गलतियों की सज़ा भी देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब काम नहीं हो रहा है ये तो बहुत अन्याय होगा हम पे बताने के लिए। दूसरी एक चीज़ आपके लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जुड़ी हुई, जिसके बारे में हमेशा देश भर में चर्चा होती है, कई सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड से जुड़ी नामी गिरामी हस्तियाँ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती है। जब वोटिंग होती है तो कुछ लोग बाहर आते हैं, वोटिंग के लिए नहीं आते। इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा। जब हमने आपके जो सामने प्रत्याशी है प्रिया दत्त, उनसे एक सवाल पूछा था तो उनका कहना था कि बॉलीवुड हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, विशेषकर मोदी सरकार के कार्यकाल में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ खुलकर सामने आते हैं, मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, कभी ट्वीट करते हैं, कभी फिल्में बनती है। ये सब जो हो रहा है, बॉलीवुड का जो समर्थन है मोदी सरकार को या फिर मोदी जी को, ये एक भय से उत्पन्न हो रहा है। इट्स अ फियर साइकोसिस। भीड़, एक डर के मारे लोग मोदी जी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चुनाव क्षेत्र में लगभग 17 लाख मेरे वोटर हैं, 1645 और देखेंगे जिस प्रकार से सूची आएगी, लेकिन लगभग 17 लाख वोटर मेरे चुनाव क्षेत्र में वो मतदाता हैं। मेरे लिए हर कोई मेरे मतदाता मेरा सुपरस्टार है, मेरी सेलिब्रिटी है, क्योंकि हर किसी के लिए काम करना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी ज़रूरी बात जो प्रत्याशी कांग्रेस की कह रही है कि एक फियर साइकोसिस है, ये फेयर है। फियर और फेयर में बहुत बड़ा फ़र्क है। जब युवा इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटी की जगह पे मैं उनको इन्फ्लुएंसर्स कहती हूँ, फिल्में बनाते हैं, लोगों के दिलों तक जुड़ते हैं, घरों तक पहुँचते हैं, जब ये कहते हैं कि ऐसा डिसाइसिव लीडरशिप या ऐसा प्रखर नेतृत्व जो भारत को मिला है उसके साथ हम भी जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? इट्स नॉट फियर, इट्स फेयर। और उस फेयर को लेके जाना चाहिए। फियर साइकोसिस एक दो लोगों के दिल में होगा तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते ना। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, हर कोई कुछ भी सोच सकता है। किसी के मन में लगता है फियर है ऐसा बॉलीवुड में कि हो सकता है किसी के, जो इसलिए फियर फैक्टर कह रहे हैं, जो प्रत्याशा जी कह रही हैं, कुछ होगा, पता नहीं। देखा आज भी अक्षय फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने एक मोदी जी का इंटरव्यू किया, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है उनको कि प्रधानमंत्री पत्रकारों से तो बात नहीं करते, अभिनेताओं से बात करते। मुझे लगता है मतलब आपने, आपके भी चैनल पे
और हर चैनल पे प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लोगों ने देखा है, या आप उसके बारे में बताना नहीं चाहते? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जिस रूप से पत्रकारों से जुड़ते हैं, अपनी योजनाओं से जुड़ते हैं, और हम सब हैं यहाँ पे सब बोलने वाले, तो जब जनता भी अपने रूप से आवाज़ उठाती है कि हम खुश हैं, तो मुझे लगता है इसके आगे बढ़ के वही पुराने धकोसलों में कि प्रधानमंत्री मिलते नहीं है या इंटरव्यू देते नहीं है, तो सारे न्यूज़ चैनलों में हमने इंटरव्यू देखी है। आने वाले सालों में हम किस रूप से, इट्स नॉट द इलेक्शन फॉर 5 years, इट्स इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, जिस रूप से हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जनता देख रही है, वो भी आपके टीवी चैनलों से। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात पर बात करते हुए जी। एक चीज़ जानना आपसे चाहूँगा। आपकी जो प्रत्याशी है प्रिया दत्त, उनके भाई संजय दत्त जी। एक काफ़ी जाने माने अभिनेता है, काफ़ी पॉपुलर भी है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है लगातार प्रचार में जुटे हैं, गलियों की खाक छान रहे हैं, हर जगह पर घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, रोड शोज़ कर रहे हैं, अपनी बहन के लिए वोट मांग रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी देखी जाए तो यहाँ पर ज़्यादा है, मुंबई में भी हो या फिर देश भर में। क्या लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा आपको उससे, या किस तरह से फ़र्क कर पाएंगे संजय दत्त? सिर्फ पॉपुलैरिटी पे वोट करना हो तो मुझे लगता है 2 चीज़ों पे वोट कर सकते हैं लोग। जब मोदी जी की पॉपुलैरिटी और उनकी अकाउंटेबिलिटी देखेंगे तो लोग कमल को ही वोट करेंगे। लेकिन उसके आगे जाके मैं कहना चाहती हूँ, कौन किस रूप से अपने प्रचार के लिए कौन सा प्रचार तंत्र इस्तेमाल करता है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है गत 5 वर्षों से मैं अच्छे रूप से एक सांसद के रूप से जनता का दिल्ली में आवाज़ संसद के पटल में कर रही हूँ और जनता के लिए यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैं कहीं नॉट रीचेबल, मेरा मोबाइल फ़ोन चलता नहीं है, लोगों से कनेक्टेड हूँ। अभी हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा होगी, इस पर मैं कुछ पारिवारिक रूप से नहीं बोल सकती। आप ही ने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बॉलीवुड अभिनेता। हाँ, तो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं तो देखते हैं। आखिरकार जनता इन्फ्लुएंसर्स किस रूप से देखना चाहती है, जनता के विचारधारा को और जनता की बुद्धिमत्ता को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ना करें। जनता सिर्फ किसी को देखने से वोट करती तो आप भारतीय जनता को उनके विचारधारा को या उनकी बुद्धिमत्ता को नकार रहे हैं, उसका एक उपहास कर रहे हैं। जनता जानती है, जो काम करता है उसके साथ जुड़ती है। दिस इज पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट अ मूवी। बट फिर आपकी पार्टी में भी तो कई फिल्मी सितारों को उतारा है, सनी देओल हो, किरण खेर बिल्कुल है, उतारा मैदान में। आपको पता नहीं, किरण जी एक बहुत ही उम्दा, बहुत अच्छी सांसद हैं। किसी का पॉपुलैरिटी के बारे में मेरा विचार नहीं है, काम आदमी कितना कर सकता है वो ज़रूरी है। कोई किसी के रूप से एक पब्लिक अपीयरेंस, वो फिल्मों में क्या होता है, स्टार अपीयरेंस थोड़े समय के लिए होता है, वो करना, वो कैमियो और गेस्ट अपीयरेंस, वो ठीक है, वो जिसको करना है वो करता रहेगा। लेकिन आपने किरण खेर जी का नाम लिया, आपके चैनल में उनको सबसे अच्छा उम्दा नंबर दिया हुआ है, वो मुझसे भी आगे हैं। तो इस रूप से सेलिब्रिटी या किसी भी सामाजिक तौर से कोई भी समाज नीति करना चाहता है, राजनीति करना चाहता है, उसका विरोध और नकार नहीं है, लेकिन वो परफॉर्मर भी होना चाहिए ना। उर्मिला मातोंड के बारे में क्या सोचते हो? उर्मिला मातोंड चुनाव लड़ रही है, आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि उनके चेहरे को देखकर उम्मीदवारी दी गई है। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती। वो एक महिला कार्यकर्ता है और अभी नई कार्यकर्ता है, नई राजनीति में आई है। वो अपना चुनाव लड़े, अपना अपना देखें। गोपाल भाई तो बहुत अच्छे मतों से जीत के वहाँ पे कमल तो पहले ही खिल चुका है। एक मुंबई से जुड़ा हुआ अहम मुद्दा है जो फिलहाल देश भर में छाया हुआ है। मुंबई में 26/11 का हमला हमने झेला है, आप भी उसकी साक्षी रही है। उसके उस वक्त शहीद हेमंत करकरे के बारे में कुछ बयान आए। आप ही की पार्टी की एक प्रत्याशी है भोपाल से, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने कुछ उनके बारे में बयान किए विवादास्पद। हालांकि उन्होंने वो बयान के बारे में माफ़ी भी मांगी, लेकिन बतौर एक मुंबईकर आप उनकी कैंडिडेचर के बारे में क्या सोचा? और न सिर्फ एक मुंबईकर के तौर पर युवा मोर्चा की एक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किस तरह देखती है इन बयानों को? आप उनकी उम्मीदवारी ठीक लगती है आपको एक युवा को? देखिए, सबसे पहले किसको क्या उम्मीदवारी देनी चाहिए उस पर आप और मैं निर्णय नहीं, पार्टी निर्णय लेती है। और उम्मीदवारी सिर्फ किसी बयान पे देना है ना देना, जिसने बयान से माफ़ी मांगी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना बयान रखा है कि वो उस बयान से पीछे है, उसका कोई संबंध नहीं इससे। और फिर से मैं कह रही हूँ, प्रजातंत्र है। जो अक्यूज है, अभियुक्त कहते हैं मुझे लगता है हिंदी में उसको, जो अभियुक्त है वो चुनाव आरोपित, हाँ, आरोप जिस पे है, वो चुनाव भोपाल में नहीं लड़ सकता, लेकिन वो रायबरेली में लड़ सकता है कांग्रेस का अक्यूज। वो कांग्रेस का अक्यूज वायनाड में लड़ सकता है और वो अमेठी में लड़ सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ उस पे आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी इन दो मामलों में थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहूँगा पूनम जी। ये आतंकी हमले से जुड़ा हुआ मामला, उन पे जो आरोप लगे, मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट जैसे एक सीरियस टेरर अटैक से जुड़े केस पर उनमें आरोप है, उसमें वो अक्यूज है। देखिए, अक्यूज और कॉन्विक्ट में बहुत बड़े अंतर होता है। और जिस प्रकार से कोर्ट की जो प्रक्रिया चल रही है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहे हैं, कोर्ट भी देख रहा है, देश भी देख रहा है, इस पे मैं ज़्यादा टिप्पणी करूंगी तो वो कहीं किस रूप से बराबर नहीं रहेगा। लेकिन जब कोई अभियुक्त होता है, जिस पे आरोप लगे हुए होते हैं, उनको आप नकार रहे हो, लेकिन जिन पे आरोप सिद्ध होके वो आगे बढ़ रहे हैं अभी,
एक स्टार प्रचारक के रूप से, उनको आप अपने साथ ले चल रहे हो और वो चल जाता है। कौन है ऐसे लोग? ऐसे हैं कई कांग्रेस में लोग। नहीं, कोई स्टार प्रचारक के तौर पर कौन ऐसा कांग्रेस में घूम रहा है जो जिन पर जो कन्विक्ट हो चुके हैं, ऐसा कोई है आपकी नज़र में? ऐसे बहुत भारतीय जनता पार्टी ने देखे हैं ऐसे लोग कांग्रेस में हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं। कौन? आप संजय दत्त की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं बात सिर्फ इतनी कर रही हूँ, व्याख्या बता रही हूँ। जी। अक्यूज एंड कॉन्विक्ट, इसमें फ़र्क क्या होता है? और जिस रूप से इस प्रजातंत्र में जिस पे आरोप लगे हैं जो बेल पे बाहर हैं, ऐसे वायनाड के राहुल गांधी, रायबरेली की मैडम सोनिया गांधी जी और फिर से अमेठी के राहुल गांधी, इन पे सवालिया निशान नहीं उठेंगे, लेकिन कॉन्विक्शन जिनका हो चुका है उन पे सवाल उठते भी नहीं जाते और उसका विचार भी किया नहीं जाता है। ये बहुत बड़ा विपर्यास नहीं, है मुझे और ये जहाँ तक- बहुत दुख की बात है। जहाँ तक मैं आप कह रही कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कन्विक्ट तो संजय दत्त हुए थे उस मामले में, तो आप देखिए, जनता बहुत अच्छे से जानती है कौन क्या है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस रूप से कांग्रेस अपनी प्रणाली कर रहे हैं इस चुनाव में कि अपना तो सब ठीक है, दूसरों का खराब है। देखिए, प्रजातंत्र है, हर किसी को समान हक है उस रूप से चुनाव लड़ने का, लेकिन अक्यूज और कॉन्विक्ट में पहले जब अंतर समझेगा तो आगे बढ़ के हम इस पे विचार कर तो सकते एक तुल में आप देखती है संजय दत्त और प्रज्ञा ठाकुर के आप हैं। मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती। ठीक है। देखिए, अभियुक्त जिस पे आरोप लगे हैं वो चुनाव लड़ रही है, भोपाल की जनता तय करेगी और मुझे मालूम है क्या भोपाल की जनता तय करने वाली है, प्यार देने वाली है। तो इस पे ज़्यादा राजनीति ना करते हुए फेयर गेम पे जाना हो, फियर फैक्टर की जगह पे, तो फेयर गेम पहले कांग्रेस अपने आप को देखे। एक आखिरी तबके में आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुंबई के सवालों के लेकर अपोजिशन ने कई सारे सवाल पिछले 5 सालों में उठाए थे, विशेषकर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हुए। एक बुलेट ट्रेन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से गुजरती है, MNS हो या शिवसेना, आपकी सहयोगी पार्टी हमेशा कहती आई है कि ज़रूरत नहीं है बुलेट ट्रेन की। दूसरा, फाइनेंस सेंटर हो या ऐसे कई वहाँ पर मुंबई से जुड़े हुए कुछ बड़े उद्योग हो, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से, ये मुंबई के बाहर गुजरात जा रहे हैं। इन दोनों सबसे आरोपों के बारे में पहले क्या कोई भी उद्योग गुजरात जा नहीं रहे हैं। मुंबई में ऐसा कोई अनरेस्ट नहीं है। मुंबई ऐसा शहर है जो किसी को भूखा पेट सोने नहीं देता और मुंबई की वो खासियत है और ताकत है। तो इसका कोई राजनीतिक रूप से कोई रीजनल पार्टी पे उस पर सवालिया निशान खड़ा किया, उसमें बात करने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। शिवसेना के सवालों पर भी आदरणीय उद्धव जी ठाकरे सब साथ में, हम एक साथ सरकार में हैं। अभी फिर से जब हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे बड़ा मैसेज उद्धव जी ने यही दिया कि आदरणीय अमित भाई शाह के नॉमिनेशन फाइलिंग पे वो खुद पहुंचे और दोनों ने एक दूसरे की ताकत बढ़ाई। तो मुझे लगता है जो टिक्का टिप्पणी है उससे आगे जाके हमने ये देखना चाहती कि विकास होना चाहिए मुंबई शहर का, तो बहुत अच्छे रूप से, क्योंकि मुंबई 25% देश को GDP देती है, मुंबई कर देता है। वो किसी भाषा प्रदेश का हो तो भी वो मुंबई कर देता है और वो साथ में रहता है मुंबई कर के नाम से। तो इस पे राजनीति करना नहीं, कुछ गुजरात जा रहा है या कुछ कर्नाटका जा रहा है, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। सब जगह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और उस रूप से देश पूरा आगे बढ़ रहा है। तो क्या पूनम महाजन के कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए यही मुद्दा रहेगा विकास का, या फिर आप भी बालाकोट हो, एयर स्ट्राइक हो, इन मुद्दों पे ज़्यादा फोकस करेंगे? माफ़ करिए, ये मुद्दे हमारे लिए राष्ट्र प्रेम के हैं, लेकिन ये मुद्दे हमारे लिए राजनीतिक नहीं हैं। ना किसी ने ये मुद्दे राजनीतिक बनाए हैं और हम उस रूप से ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए देश प्रेम बिल्कुल परम स्तरीय है और हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी पे है, लेकिन वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हमारे किए हुए निर्णयों से दिख रहा है कि हम देश की सुरक्षा और देश के प्रेम के लिए कितने आगे बढ़ के ये सरकार कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, जिस प्रकार से हमने लोगों से, पहले क्या होता, 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार भाषण करती थी, वोट बटरती थी और अपने आप को लाभार्थी बनाती थी। आज पहली बार ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, जो लोगों से वोट रूपी आशीर्वाद ले रहे हैं और आज 130 करोड़ जनता में से 22 करोड़ जनता हमारे हर किसी न किसी स्कीम से लाभार्थी है और हम उनको और लाभ देना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं। आखिरी सवाल, मुंबई में MNS के मुखिया राज ठाकरे कई सारी सभा ले रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव तो नहीं लड़ रही, क्या लगता है, क्योंकि हमने देखा मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों से उनके भाषणों में आधा समय राज ठाकरे के भाषणों पर बिताते हैं, तो राज ठाकरे कुछ फर्क कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको मुंबई में, विशेषकर मराठी वोटों पर? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़े पैमाने में मराठी वोट है। मैं खुद मराठी हूँ, तो मुझे लगता है इस पे ज़्यादा टिप्पणी करके फ़ायदा नहीं है। और इस प्रजातंत्र में हर किसी को कुछ भी बोलने का हक है, मैं जानती हूँ, लेकिन जब तक आप इस प्रजातंत्र में एक पॉलिटिकल आउटफिट हो, जब आप एक राजनीतिक पार्टी हो, जब तक आप मैदान में अपने उम्मीदवार नहीं उतारते हो या आप कुछ परफॉर्मेंस नहीं देते हो, जनता आपको किस रूप से देखेगी? हाँ, 40 मिनट का भाषण बहुत अच्छा होता है, वो आदमी को यहाँ पे उत्साहित और प्रफुल्लित भी करता होगा, लेकिन वो वोट नहीं कराता। मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, भाषण सिर्फ नहीं होता, काम करना बहुत ज़रूरी है
और उसी रूप से लेके देश की जनता को और उनकी बुद्धिमत्ता को हमने कभी नकारना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी हमसे बातचीत करने का, और आपको Thank बहुत you. सारी शुभकामनाएं। तो पूनम महाजन जिनका कहना है कि विकास के मुद्दों पर उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव होगा, न कि उम्मीदवारों को लेकर काय ताई. या फिर कौन किस परिवार से आता है इसको लेकर। कैमरामैन वैभव और नितिन के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज Thank तक। you.